गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। दोस्तों साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरा पार्ट है दोस्तों वीडियो का, जिसमें हम दोस्तों साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो दोस्तों NCERT पैटर्न पर आधारित है। और ये प्रश्न दोस्तों रेलवे के ALP टेक्नीशियन, सब इंजीनियर, SSC के CHSL, MTS, ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ये दोस्तों आगे पूछे जा सकने के भी इनके चांसेस बहुत हैं। इसलिए साइंस को हम पढ़ेंगे MCQs के माध्यम से, हम विज्ञान के और करीब जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन ए सेल? केंद्रक जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन संश्लेषण, DNA संग्रहीकरण करना और नियंत्रण करना, या फोटोसिंथेसिस। दोस्तों केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों DNA स्टोरेज एंड रेगुलेशन। केंद्रक जो होता है, कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है दोस्तों, उसका मुख्य कार्य होता है DNA स्टोरेज और रेगुलेशन करने का। ये क्या होता है दोस्तों? DNA न्यूक्लियस जो होता है केंद्रिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, जो आनुवांशिकी सामग्री जिसको DNA को संग्रहित करता है और कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और ये दोस्तों वृद्धि और प्रजनन के लिए भी सहायक होता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर जो केंद्रक होता है उसका मुख्य कार्य होता है DNA को संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोरेज इन ए बैटरी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो दोस्तों आपने उत्तर लगाया होगा पोटेंशियल एनर्जी। ए बैटरी स्टोरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन नीडेड। दोस्तों जो बैटरी होती है उसके अंदर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अंदर दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी को स्टोरेज किया जाता है। आप याद रखना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट प्रदान करता है। उसके अंदर जो स्टोरेज एनर्जी होती है वह पोटेंशियल एनर्जी होती है। वह दोस्तों जब किसी सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तब जाकर वह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बल्ब लगाते हैं यहाँ पर और एक सीरीज में हम इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, ये कुछ इस टाइप का। तो बैटरी का प्लस पॉजिटिव है और ये निगेटिव टर्मिनल है। दोस्तों यहाँ से करंट जाना स्टार्ट करेगा और यहाँ से करंट वापस आएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर जो प्रोसेस होती है दोस्तों इनकी प्लेटों के मध्य में, तो यह पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज करके रखता है और जो बाहर के द्वारा सप्लाई देने पर यह दोस्तों अपनी पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है और यह करंट को फ्लो कराने लगता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो बैटरी होती है इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स? SI यूनिट में पूछा गया है, बल की इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने उत्तर लगाया होगा दोस्तों न्यूटन। ये न्यूटन क्या होता है दोस्तों? द यूनिट ऑफ अ फोर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम इज ए न्यूटन विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी कि जो बल आप लगाते हैं किसी वस्तु पर उसको नापने के लिए न्यूटन का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप जो इकाई दिया गया है इसमें से जैसे जूल हो गई, इकाई की इकाई है दोस्तों, कार्य की इकाई होती है, कार्य और एनर्जी की इकाई होती है। वॉट होती है दोस्तों पावर, शक्ति की इकाई। न्यूटन यहाँ पर फोर्स की इकाई। पास्कल होती है दोस्तों दाब या प्रेशर की जो इकाई होती है उसको पास्कल के द्वारा नापा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को और नज़दीकी तरीके से आपके यहाँ तक पहुँचाते रहें। अगला प्रश्न है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स? थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थायराइड के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। आपने कभी सुना होगा गले में जो बीमारी हो जाती है वो आयोडीन की कमी से जो हो जाती है बीमारी, आपने कभी सुना होगा घेघा रोग। तो दोस्तों ये आयोडीन की कमी के कारण ये बीमारी होती है, जो कि थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों आयोडीन के बारे में जानेंगे। आयोडीन जो होता है दोस्तों थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और सामान्य वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ट्रांसफार्मर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ऑप्शन दिया गया है विद्युत ऊर्जा संग्रहित करना, एसी को डीसी में बदलना, वोल्टेज लेवल को चेंज करना और या करंट को मापना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टू चेंज द वोल्टेज लेवल। वोल्टेज स्तर को एक स्तर से दूसरे स्तर में बदलता है। ट्रांसफार्मर का मेन काम यही होता है कि पावर को कांस्टेंट यानी शक्ति को कांस्टेंट रखता है और वोल्टेज को एक स्तर से दूसरे स्तर में बदलता है। और ये दोस्तों दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। दोस्तों हम यहाँ समझेंगे कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। कुछ इस प्रकार का दोस्तों ट्रांसफार्मर का कोर बनाया जाता है और यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों यदि प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं, जो टर्न यानी जो ये घुमाव जो होता है वो यदि कम है और इधर का टर्न यदि ज़्यादा है तो है दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाएगा। यदि इधर का टर्न्स ज़्यादा है और इधर के टर्न्स कम है तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वोल्टेज को यह बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो आप याद रखना आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता रहता है। ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन होता है। Which gas is used in the process of photosynthesis? कौन सी गैस है दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जो अपना प्रकाश बनाते हैं, पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ बनाते हैं अपना भोजन। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सही हो जाएगा। इज यूज फॉर प्लांट्स इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्लांट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो कि जीव जंतु उसको ग्रहण करते हैं। व्हाट डज द टर्म वेलोसिटी रिफर टू इन फिजिक्स। भौतिकी में वेग शब्द का क्या मतलब होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दूरी के परिवर्तन की दर, गति के परिवर्तन की दर, या दिशा के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर, या तापमान में परिवर्तन की दर। दोस्तों वेग क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिशा के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर को गति कहा जाता है, वेग कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ डायरेक्शन, दिशा के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर जो होती है दोस्तों वह वेग कहलाती है। वेग उस दर को संदर्भित करता है जिस पर एक वस्तु एक विशिष्ट दिशा में अपनी गति बदलता है। यह वेक्टर मात्रक है दोस्तों, यह सदिश राशि होता है। वेग के बारे में हम जानेंगे कि यह सदिश राशि होता है। और दोस्तों एक होता है गति। गति दोस्तों जिसमें कोई दिशा नहीं होती है, उसमें केवल परिमाण होता है, इसलिए दोस्तों वह अदिश राशि होती है। जबकि वेग दोस्तों इसमें दिशा सहित होती है, इसलिए इसको सदिश राशि बोला जाता है। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। बादलों के निर्माण के लिए कौन सा प्रक्रिया जिम्मेदार होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बादल किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। बाष्पीकरण, संघनन, वर्षण या सजलन। तो दोस्तों बादल किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। तो दोस्तों संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बादल बनते हैं, जहां हवा में जल वाष्प की ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदें जो होती है जल वाष्प के रूप में बन जाती है और एक क्रिस्टल के रूप में संघनित हो जाती है। और यह दोस्तों जहां पर वायु दाब मिलता है इसको वहीं पर बारिश हो जाती है। तो क्लाउड यानी बादलों का निर्माण की प्रोसेस जो होती है संघनन कहलाती है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नॉन मेटल। जो गैर धातु होती है उसका कौन सा लक्षण है। यहाँ पर नीचे विकल्प दिए गए हैं। इनका उच्च गलनांक होता है, गर्मी का अच्छा चालक होता है यानी हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, डल अपीयरेंस होता है या लचीला होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों लक्षण। जो नॉन मेटल होते हैं दोस्तों, नॉन मेटल जो होते हैं वो अपीयरेंस डल अपीयरेंस होते हैं, यानी गैर धातुओं की सामान्यता एक मैट लुक होती है और ये धातुओं की तुलना में गर्मी और बिजली के अच्छे चालक नहीं होते हैं। यानी कि ये जो अधातुएं होती है उसमें दोस्तों हीट और करंट का फ्लो आसानी से नहीं होता है और इनकी जो बनावट होती है दोस्तों ये कुछ मैट लुक जैसे दिखती है। मतलब इनका सरफेस कुछ ना तो कुछ सरफेस होता है, बस ऐसे बने होते हैं दोस्तों। तो ये गैर धातुओं का लक्षण होता है। 10वां और लास्ट प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। आरबीसी होते हैं दोस्तों, इनका फंक्शन क्या होता है। लाल रक्त कोशिकाएं जिनको बोला जाता है रेड ब्लड सेल,
इनका मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन ले जाना, रक्त का थक्का बनाना या अपशिष्ट निकालना। आरबीसीज का मेन काम क्या होता है दोस्तों? यह परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मेन काम होता है दोस्तों ऑक्सीजन को ले जाना, पूरे ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये आरबीसीज का काम होता है। लाल रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से फेफड़ों से ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन ले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फेफड़ों को वापस लाती है। इनका मेन काम यही होता है, जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उनका परिवहन करना। तो आप याद रखना, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य काम होता है कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले जाना इनका मेन काम होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।